हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो। तो आज की क्लास हमारी फिजिक्स की स्टार्ट होने वाली है। सारे बच्चे आ गए। स्थितिज ऊर्जा, इसको हम देख रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी तो होता, मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की थी, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी क्या थी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग देखे थे और उसके बाद हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को भी डिफाइन किया था हमने। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को भी डिफाइन हमने किया था। ओके, तो स्टार्ट हो जाइए और अपना कॉपी पुस्तक ये सब हटा दीजिए यहाँ से, जो जिसकी कॉपी पुस्तक है। ठीक है, तो क्या था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बताइए। व्हाट इज, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है ना, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमको एक कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य किसमें हो जाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। हमने ये भी देखा था, जो भी हम कार्य करते हैं वो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में हमेशा स्टोर होना ही है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे डैम वगैरह का। तो आज हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसका सूत्र देखेंगे। जैसे गुरुत्वीय काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला देखा था, वहाँ हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी एम जी एच होता है, लेकिन कैसे लिखना है। क्लियर, चलिए चालू जाइए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके उसको सब्सक्राइब करके, लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहिए। ठीक, सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिएगा वीडियो को। क्लियर, तो क्या लिखोगे, लेट अ बॉडी, मान लो कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान है पृथ्वी के सरफेस पर रखा हुआ है। व्हेन इट इज रेज्ड, जब इसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ऊपर लेकर जाते हैं। द वर्क डन, ठीक है, द वर्क यू, है ना, वर्क डन या वर्क डब्लू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तब हमको गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है। मान लो कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, हमको अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है। अब उस वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाएंगे, तो ये ले जाने में हमको गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। 10 वर्क डन इज स्टोर्ड, तो यह किया गया कार्य 10 वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। जब हम उसको पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक, कुछ हाइट तक, h ऊंचाई तक उठाते हैं, तब उसके भार के कारण, देखिए हल्का तो है नहीं, किसी भी चीज़ में, रुई जैसी वस्तु में भी भार होता है। जब इस वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई तक उठाएंगे तो इसमें भार होगा। उस भार के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, अथवा मैंने भार बोलो या गुरुत्वीय बल के कारण, ड्यू टू वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स, हमको कार्य करना पड़ता है। ठीक है, उठाने में से कार्य करना पड़ता है, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, कार्य तो करना पड़ता है। कार्य का परिमाण कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन काम हमको हर स्थिति में करना पड़ता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से क्या करते हैं, ऊपर ले जाएंगे अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये जो कार्य है जो हमको करना पड़ता है किसके विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल या उसके भार के विरुद्ध, यही किसमें संचित होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्लियर। तो ये कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने निकाल लिया। तो क्या लिखोगे अब, देयरफॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इक्वल टू वर्क डन रेजिंग द बॉडी थ्रू हाइट। क्या लिखोगे, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ द बॉडी। आपको देखिए मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, तो आपको लाइक तो करना ही चाहिए। वर्क डन इन रेजिंग, वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी, ठीक है, बॉडी का मतलब कोई वस्तु होता है। वर्क डन रेजिंग द बॉडी थ्रू हाइट, है ना, तो हाइट लिख देता हूं। तो ठीक है, क्लियर।
अब इसको लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल या भार ये कितना होगा? mg, ऐसे लिखोगे। और कितनी हाइट तक ले जा रहे हैं? h, तो ये हो जाएगा mgh। क्लियर हुआ ये बालक? ठीक, क्लियर हुआ? ऐसा ही आपको लिखना है। अब देखिए, अब हम अगला टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग समझते हो ना, गाड़ी वगैरह में खींचते हैं फिर अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं ऐसे, तो ये स्प्रिंग की माध्य स्थिति समझ लो, मीन पोजीशन है। जैसे हम बॉब को समझाए थे ना, तो माध्य स्थिति का मतलब होता है वो जब स्प्रिंग पड़ा हुआ है, जब उसको खींचते हैं तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करता है, प्रत्यानयन बल उसको फिर से माध्य स्थिति में लाता है। ठीक है, प्रेस करते हैं तो भी प्रत्यानयन, मैंने प्रत्यानयन बल हर स्थिति में उसको माध्य स्थिति में खींचकर लेकर आता है। तो आज हम यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में देखेंगे। डायग्राम आप देख रहे हैं, 3 तो चित्र बना हुआ है। पहली स्थिति में स्प्रिंग जो है मीन पोजीशन में है, दूसरी स्थिति में हम स्प्रिंग को x दूरी तक खींच दे रहे हैं, तीसरी स्थिति तक हम स्प्रिंग को प्रेस किए हैं, दबाए हैं। कितना डिस्टेंस? x तक। ये x इक्वल टू 0 पोजीशन है, इनिशियल मीन पोजीशन। 2 स्थिति में, पहली स्थिति में खींच रहे हैं, दूसरी स्थिति में, और तीसरी स्थिति में इसको प्रेस कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे? व्हेन स्प्रिंग, क्या लिखोगे अब? व्हेन स्प्रिंग इज एलोंगेटेड, खींचा, और कंप्रेस्ड या दबाया जाता है। व्हेन स्प्रिंग इज एलोंगेटेड, कंप्रेस्ड और कंप्रेस्ड, देन सम वर्क इज डन, तब इस स्थिति में कुछ कार्य किया जाता है। देन सम वर्क इज डन ड्यू टू इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थिति कल मैंने बताया था कान का, जब किसी वस्तु को खींचते हैं, खींच के हम छोड़ते हैं तो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। तो जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं या उसको दबाते हैं तो हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक, किसके कारण? उसकी प्रत्यास्थ बल के कारण या प्रत्यास्थता के कारण। स्प्रिंग क्या लिखेंगे आप हिंदी में? किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने में किया गया कार्य, किसी स्प्रिंग को खींचने में या फिर दबाने में किया गया कार्य, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है। ठीक है, इसमें देख रहे हो 3 स्प्रिंग शोज है। लाइट स्प्रिंग, इस कितना है? AB। 3 स्प्रिंग्स, 3 कंडीशन है। स्प्रिंग तो एक ही है। स्प्रिंग्स AB रोज 1 एंड, उसका पहला सिरा किसी रिजिड सपोर्ट से हम लगा दिया। ठीक है, स्प्रिंग AB लाइट स्प्रिंग, हल्की स्प्रिंग है। अवोज फर्स्ट एंड या एंड ए इज फिक्स टू ए रिजिड सपोर्ट, उसका पहला सिरा को किसी दृढ़ आधार से लटका दिए गए हैं, कनेक्ट कर दिया गया है। तो और सेकंड इसका जो एंड है उसको मैं ब्लॉक लगा दिए हैं। क्या लिखोगे? स्प्रिंग AB इज फर्स्ट एंड या 1 एंड इज फिक्स्ड टू ए रिजिड सपोर्ट A and the other end is connected to a block B lying a frictionless horizontal surface, एक घर्षण रहित। क्या लिखोगे? एक प्रत्यास्थ स्प्रिंग जिसका एक सिरा एक दृढ़ आधार से जुड़ा है, जिसका एक सिरा A किसी दृढ़ आधार से जुड़ा है और उसके दूसरे सिरे पर एक हम ब्लॉक लगा देते हैं, एक ब्लॉक लगा देते हैं ये, जिसका द्रव्यमान कितना है? M। ये ब्लॉक है, दूसरा सिरे में एक ब्लॉक। पहले सिरे को एक दृढ़ आधार से लगाते हैं, दूसरे सिरे पर एक ब्लॉक लगा देते हैं जिसका द्रव्यमान कितना है? M है। ओके है, लगा देते हैं। ये जो ब्लॉक किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज तल पर क्या कर सकता है? मोशन कर सकता है। ठीक है, लिख लीजिए ना क्या किया हमने?
पहले सिरे को किसी दृढ़ आधार से लगा दिए हैं और दूसरे सिरे पर एक वस्तु, एक ब्लॉक लगा दिए हैं जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और जो किसी फ्रिक्शनलेस या चिकने घर्षण रहित हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या करता है, मोशन कर सकता है। ओके, अब हम यह मान सकते हैं कि स्प्रिंग का भार क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसका भार नेग्लिजिबल है, सपोज कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग का जो वेट है, भार है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अब स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं या दबा रहे हैं तो वो क्या है, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में क्या करता है, हम हॉरिजॉन्टल मोशन करता है। तो स्प्रिंग का भार को जब हम नेग्लिजिबल सपोज करते हैं, व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और elongated बाय अप्लाइंग फोर्स F, इट्स लेंथ चेंज भी x। ठीक है, स्प्रिंग को जब हम क्या करते हैं, खींचते हैं, दबाते हैं, तो वह ब्लॉक जो दूसरे सिरे पे ब्लॉक लगा हुआ है ना, वो क्या करता है, एक्स अक्ष के दिश गति करता है। व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और elongated बाय अप्लाइंग फोर्स F, इट्स लेंथ इंक्रीज। माने जब उसको खींचते हैं या दबाते हैं तो उसके लंबाई में या वृद्धि होती है या तो कमी होती है। वो वृद्धि या कमी कितना है, ये x है। ओके, x इज 0 इज द मीन पोजिशन। तो ये है कंडीशन है x इक्वल टू 0। पहले बताए थे क्या है, ब्लॉक की माध्य स्थिति है या फिर इसको मीन पोजीशंस कहते हैं। जब ब्लॉक की सहायता से स्प्रिंग को हम खींचते हैं या दबाते हैं तो स्प्रिंग द्वारा ब्लॉक पर, ये स्प्रिंग द्वारा एक ब्लॉक पर एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स की वैल्यू मैं बताया था, अब भी मैंने जिक्र किया था, क्या था, चलिए बताइए। वेरी गुड, रिस्टोरिंग फोर्स मैंने प्रत्यानयन बल। ठीक, तो स्प्रिंग द्वारा ब्लॉक पर जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं या फिर दबाते हैं तो स्प्रिंग द्वारा उस ब्लॉक पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू होती है प्रत्यानयन बल। ठीक, और ये प्रत्यानयन बल का मुख्य कार्य क्या होता है, ब्लॉक को जैसे खींच रहे हैं तो उसको मीन पोजीशन में लाना होता है। ठीक है, माने प्रत्यानयन बल का काम ही है कि जब स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं या दबा रहे हैं तो उसको अपने इनिशियल पोजीशन, जिसको मीन पोजीशन या फिर लाने की कोशिश करता है। क्लियर हुआ? अब मान लो स्प्रिंग आदर्श है, आइडियल है, तो आदर्श स्प्रिंग के लिए एक नियम लगता है साइंटिस्ट का। स्प्रिंग आदर्श है तो हुक ने एक नियम दिया था, यदि किसी ब्लॉक में, ठीक, स्प्रिंग जितना भी बल लगाते हैं उसके लंबाई में उतना ही परिवर्तन होता है। ठीक, तो आदर्श प्रत्यास्थ स्प्रिंग के लिए हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थ बल है ना, बल F विस्थापन x के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हिक्स लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। Force is directly proportional to its displacement. If the force F displaces the spring F, तो F is directly proportional to x, तो F इक्वल टू होता है एक नियतांक माइनस के एक्स। बताइए माइनस क्यों लगा? वेयर के इज कॉन्स्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और फोर्स का इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक या फिर बल नियतांक। वेयर की इज कांस्टेंट एंड कौन है, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। कि निगेटिव साइन क्यों लगाए हैं, सोचिए। निगेटिव साइन क्या करता है, प्रत्यानयन बल क्या करेगा, हमेशा विस्थापन का विरोध करता है। प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, इज अपोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रत्यानयन बल विस्थापन के क्या होता है, विपरीत होता है ना। तो अब यदि हम ये मान लें कि यदि हम बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन हमको 1 मीटर मिल रहा है, मान लो के एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 मीटर, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, के। एफ क्या है, लगाया गया बल, और के क्या है, बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक।
किसी स्प्रिंग का बल नियतांक या किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक उस बल के बराबर तब होगा जब उसकी लंबाई में क्या हो, एकांक वृद्धि कर दे। यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होती है तो प्रत्यानयन बल लगाए गए बल के बराबर होता है। कोई डाउट? अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। बाकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी तो इसको हम मिटा देते हैं। एक्सप्रेशन इसका व्यंजक देखते हैं। ठीक है, लिख लीजिए व्यंजक। मान लो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कम हो रहा है ना। एक्सप्रेशन देखते हैं हम। देख रहे हैं आप कितना विस्थापन हो रहा है, अल्प विस्थापन हो रहा है। द ब्लॉक क्या लिखेंगे आप, द ब्लॉक अटैच टू द स्प्रिंग इज डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल dx। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल। द ब्लॉक अटैच टू द स्प्रिंग क्या लिखोगे, द ब्लॉक अटैच टू द स्प्रिंग मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, क्या लिखोगे, मान लो स्प्रिंग से जुड़े ब्लॉक को अत्यंत अल्प दूरी dx तक विस्थापित किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे हम कि स्प्रिंग से जुड़े ब्लॉक को अत्यंत अल्प दूरी, स्प्रिंग से जो ब्लॉक जुड़ा हुआ है उसको मिनिमम डिस्टेंस तक हम डिस्प्लेस कर दिया गया है। द ब्लॉक अटैच टू द फॉलोइंग या ब्लॉक अटैच टू द स्प्रिंग इट डिस्प्लेस स्मॉल या स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx। माना कि स्प्रिंग से जुड़े ब्लॉक को एकदम कम से कम या अत्यंत अल्प दूरी dx तक विस्थापित किया जाता है। अब देखिए, सिंस द एक्सटेंशन इज द स्प्रिंग इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये जो विस्थापन हो रहा है बहुत कम हो रहा है, हैंस इट कैन बी एज्यूम दैट, हैंस वी कैन एज्यूम दैट रिस्टोरिंग फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, प्रत्यानयन बल भी नियत हो जाएगा। एंड द वर्क डन बाय द फोर्स इज प्रोड्यूस स्मॉल डिस्टेंस। इस स्थिति में जो स्मॉल डिस्टेंस तक विस्थापित करने में, किसी स्प्रिंग को स्मॉल डिस्टेंस अल्प दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, वो भी अल्प होगा। और वो क्या होगा, dw इज इक्वल टू F इंटू dx। माना कि कोई ब्लॉक किसी स्प्रिंग के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, तब जब ब्लॉक को खींचते हैं तो अल्प दूरी dx तक विस्थापित होता है। इस स्थिति में ये जो प्रत्यानयन बल है, इस प्रत्यानयन बल का मान भी कम हो जाएगा और किया गया कार्य का मान भी बहुत कम होगा, जो कि dw इक्वल टू F इंटू dx है। अब हमने F कितना निकाला था स्प्रिंग नियतांक में, kx, तो dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, kx इंटू dx। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या हुआ, अब ब्लॉक को, स्प्रिंग से जुड़े ब्लॉक को अत्यंत अल्प दूरी dx तक विस्थापित करते हैं। स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन बहुत अल्प होगा और यह माना जाता है कि प्रत्यानयन बल नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट होगा। स्प्रिंग की लंबाई में अत्यंत अल्प परिवर्तन dx करने में बल द्वारा किए गए कार्य। अब नेगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट करेंगे। ये जो स्प्रिंग नियतांक है, इस है ना, इसका निगेटिव वाली था ना, उसको हम छोड़ेंगे। तो किया गया लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, अल्प होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, अल्प होगा। और
इसमें जो होगा रिस्टोरिंग फोर्स ये चेंजेबल नहीं होता है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस, एफ इक्वल टू कितना होता है माइनस के को निगेटिव को छोड़ देंगे और के कार में हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या निकलेगा बताइए। ब्लॉक का विस्थापन, ब्लॉक पहले कैसे था, जीरो स्थिति था, मीन स्थिति, उसको एक्स दूरी तक विस्थापन में किए गए कार्य की गणना करने के लिए, उपरोक्त समीकरण का हम क्या करेंगे, उचित सीमाओं 0 से x तक हम इसको समाकलन करेंगे। ठीक है, चलिए करिए इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को सिखाए हैं हम, करिए। ठीक है, ब्लॉक्स को उसके इनिशियल पॉइंट 0 से x दूरी तक विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए उपरोक्त समीकरण का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये लिखिए 0 से w और 0 से x। तो आप लोगों को पता है कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 का w के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, w इनिशियल और फाइनल, के निकाल दो तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की घात 2/2 और 0 to x। तो यहाँ एक बार w रख दो, एक बार 0 रख दो, तो यहाँ 1/2 k और x स्क्वायर माइनस 0, तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ के x स्क्वायर। ये जो किए गए कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो 1/2 के x का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाता है, डेरिवेशन। क्लियर, ये हमारा क्या आता है, डेरिवेशन। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। अब इसका ग्राफिकल मेथड देखेंगे, है ना। अब इसका हम क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। हेडिंग डालिए ग्राफिकल मेथड। है ना, इसको मिटा देते हैं अब ग्राफिकल मेथड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इसके बीच हम ग्राफ कर देंगे। ये क्या है, ये फोर्स। देखिए बल और विस्थापन के बीच हम ग्राफ खींचेंगे, तो बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है ना। बल, फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन, the force applied on a spring is directly proportional to extension produced on it। तो बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल और विस्थापन के बीच जो हम ग्राफ खींचेंगे, वो जो ग्राफ मिलेगा हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा या फिर सरल रेखा मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, kx। ये क्या है, K इज द कांस्टेंट नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, इसका नाम हम दे देते हैं OAB, और यहां से क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। कोई डाउट, डायग्राम बना लीजिए। ये है बल को हम किस में लेते हैं, y अक्ष, विस्थापन को x अक्ष पर जब लेकर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको ये क्या होता है, सरल रेखा मिलता है। ठीक है, तो बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल और विस्थापन के बीच खींचा गया ग्राफ हमको एक चित्र दिख रहा है, इसकी तरह एक सरल रेखा प्राप्त होता है। द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड x विच इज नोन एज फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। इसको क्या बोलेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, बल विस्थापन वक्र। बल और विस्थापन के बीच हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। बल को y अक्ष पर, विस्थापन को x अक्ष पर लगाकर ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा मिलता है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक, तो क्या बल विस्थापन में हम कोई बिंदु A लेते हैं, क्या लेते हैं, ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो मिलता है उसमें एक पॉइंट A लेते हैं। ठीक है, और A के संगत कोई पॉइंट A लिए और A के संगत इस स्प्रिंग का विस्थापन, A के संगत
इस स्प्रिंग का विस्थापन कितना हो जाएगा, x होगा। इस जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं इसमें कोई पॉइंट ले लिए तो एक संगत स्प्रिंग का विस्थापन कितना हो जाएगा, x होगा। एक संगत स्प्रिंग पर और जो बल लगेगा, एक संगत स्प्रिंग पर बल कितना होगा, F इक्वल टू ये होगा kx। ये जो बल है, ऊर्ध्वाधर लाइन जो है बल है, और ये क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन x होगा और बल का मान कितना हो जाएगा, कोई पॉइंट ए लिए, ए के संगत बल का मान कितना हो जाएगा kx, और ए के संगत बल का मान विस्थापन का मान कितना हो जाएगा एक। देखिए ध्यान से समझिए एक एक चीज को, ग्राफ को, ठीक है। ए के संगत बल जो होगा कितना होगा, kx होगा, विस्थापन कितना होगा, x होगा। तो स्प्रिंग को x दूरी तक खींचने में किया गया कार्य क्या लिखेंगे, स्प्रिंग को x दूरी तक खींच रहे हैं हम, किया गया कार्य विस्थापन वक्र और स्प्रिंग को x दूरी तक खींचने में किया गया कार्य बल विस्थापन वक्र और x बराबर 0 और x बराबर x0 के बीच घेरे क्षेत्रफल के बराबर होगा, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो इस बल विस्थापन के भी जो ग्राफ है उसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 0 और x बराबर x0 के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट? क्लियर? द एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है, बिटवीन फोर्स बिटवीन x इन 0 एंड x इक्वल टू x0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, देखिए ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल बन गया आपका ट्रायंगल AOB। द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विल बी इक्वल टू द वर्क डन इन द एलोगेटिंग द स्प्रिंग। ठीक है, लिख लिए, क्या लिखे, स्प्रिंग को यदि हम x दूरी तक खींचने में किए गए कार्य बल विस्थापन वक्र और x बराबर 0 तथा x बराबर x0 के बीच घेरे क्षेत्र बराबर होगा। स्प्रिंग को खींचने में जो किया गया कार्य होगा और त्रिभुज AOB का या ABO का क्षेत्रफल होगा। लिखे, चलिए W बराबर यहाँ लिख देते हैं, W बराबर ट्रायंगल AOB का एरिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई AB। अब OB कितना है हमारे पास, OB इक्वल टू x और AB कितना है kx, ये विस्थापन है और ये क्या है, बल है, और ये क्या है, बल। मान रख दो किए गए कार्य में 1/2 x डॉट kx, तो W इक्वल टू हो गया हाफ kx स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ kx स्क्वायर। क्लियर? क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं ना? 30 मिनट की वीडियो होने जा रही है। तो ये हमारा क्या हुआ, ग्राफिकल मेथड था, है ना। इसके हमने एक्सप्रेशन ये देखिए आप लोग लिखने में गलती नहीं करना, ग्राफिकल मेथड अलग है, ये इसका एक्सप्रेशन अलग है, ये स्प्रिंग का है, तीनों चीज़ों को हमने क्लियर किया। उतार लीजिए। अब देखेंगे अपन संरक्षित बल और असंरक्षित बल। 30 मिनट की वीडियो हो गई है, 10 मिनट की और बनते हैं, जल्दी जल्दी को फिनिश करते हैं। तो कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स, इसको मिटा दें, मिटा लिए, उतार लिए, पूरे को मिटाना पड़ेगा। देखिए कंजर्वेशन
आज हम कंजर्वेशन फोर्स को ही समझ पाएंगे, नॉन कंजर्वेशन को समझा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल है, इसको समझाएंगे तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आज हम कंजर्वेशन संरक्षित बल को ही देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? कंजर्वेशन संरक्षी बल, CONSERVADION, कंजर्वेशन फोर्स, संरक्षी बल। जैसे कि नाम से क्या हो रहा, संरक्षी बल। तो उन बलों को हम, ऐसा बल या उन बलों को हम संरक्षी बल कह सकते हैं जिसके अंतर्गत, ऐसा बल संरक्षी बल कहलाता है, या उन बलों को हम संरक्षी बल, या संरक्षी बल उस बल को कहते हैं जिसके अंतर्गत जो किया गया कार्य है पथ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है। परंतु पथ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा तो किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो संरक्षी बल ऐसा बल है या उस बल को कहते हैं जिसके अंतर्गत कोई कार्य करने जाने पर वह पथ की प्रकृति पर, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करेगा? पथ की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले, A force is said to be conservation if work done by or against the force, work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body, only initial and final position of the body and not on the nature। क्या लिखोगे? डिपेंड किस पर करता है? प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ द पथ, ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ठीक है, तो ऐसा कार्य जो पथ की प्रकृति पर निर्भर न के प्रारंभिक अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है उसको हम संरक्षित बल बोलते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, थ्योरी है, ये थ्योरी है, इसको समझिएगा हम कैसे लिखने बता रहे हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं? माना किसी वस्तु को हम ए से बी तक विस्थापित कर रहे हैं, तो हम डायग्राम कुछ बताते हैं। मान लो कोई वस्तु है, उसको हम क्या करें? चौक ले लेते हैं। मान लो कोई वस्तु है, ये ए है, ये बी है, ये एच दूरी तक। ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, उसको हम क्या कर रहे हैं? ए से बी तक। अभी इसको रहने देते हैं, इसको तो बाद में समझा देंगे, या समझाते हैं। ए बी, ये सी लेते हैं, इससे इसको डी लेते हैं। क्लियर? ये ऐसा देख रहे हैं आप? तो WACB इक्वल टू WADB हो जाएगा ना। मान लो कोई, क्या लिखोगे आप? माना किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? ए से बी तक विस्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु को ए से बी तक विस्थापित कर रहे हैं। तो जो मैंने जैसा चित्र बनाया है उसमें हम दो मार्ग का चूज़ कर सकते हैं। पहले मार्ग ACB का चयन कर सकते हैं और दूसरा मार्ग ADB का अनुसरण कर सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में किया गया कार्य बराबर है। कार्य चाहे हम ACB से जाए या ADB से जाए, दोनों स्थिति में किया गया कार्य बराबर है। तो लगाया गया बल क्या होगा? संरक्षी स्थिति में होगा WAC इक्वल टू WADB। क्लियर? अब उदाहरण देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन। गुरुत्वाकर्षण बल है, ये संरक्षी बल का एक अच्छा उदाहरण है। माना कि कोई वस्तु, गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक संरक्षी बल का अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं। माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, और उसको हम गुरुत्वीय बल के विरुद्ध h ऊंचाई तक, माना कोई है, ये डस्टर ही है, इसका द्रव्यमान m है,
इसको गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हम h ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। ठीक है, लेट द बॉडी, क्या लिखोगे, लेट द बॉडी मास m बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए हाइट h फ्रॉम A to B against the gravitational force। Wait, head, wait, wait। हमारे गाय वाय ज़्यादा आते हैं और पूरी बागवानी को खा जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी डायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, क्या लिखोगे, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाते हैं ए से बी तक। लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए हाइट h फ्रॉम ए टू बी, मैंने बताया था जैसे यहां तक ले जा रहे हैं ना, h हाइट तक, ये ए ये बी, मास कितना m, ठीक है, ले जा रहे हैं। तो वर्क डन बाय, है ना, माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना m है, उसको हम क्या करते हैं, h ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। ठीक, ए टू बी अगेंस्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, द बॉडी इज डायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, पहली विधि को, इसमें 3-4 विधि हम बताएंगे। पहली विधि को जिसमें वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे से ऊपर तक h ऊंचाई तक विस्थापित कर रहे हैं। माना कि वस्तु जिसका द्रव्यमान m है उसको हम नीचे से ऊपर तक a से b तक विस्थापित कर रहे हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स W इक्वल टू एफ एक्स, तो इतना लेगा F इक्वल टू mg और x कितना होगा, h होगा। क्लियर होगा। अब दूसरी वस्तु में किसी वस्तु को A से C तक, है ना, क्या कर रहे हैं, दूसरी स्थिति में किसी वस्तु को A से C तक, है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में C से D तक क्षैतिज दिशा में ऐसा करके ले जाते हैं। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं ना, ये ऐसा ही होगा। नहीं, एक काम करते हैं, इसको ना ए बी ही मानते हैं, सी डी ई एफ। ठीक है, पहली विधि होगा। दूसरी वस्तु में देखो, किस वस्तु को ए से सी तक ऊर्ध्वाधर दिशा में, ए से सी तक, मान लो ये ए है, ए से सी ऊर्ध्वाधर, सी से डी क्षैतिज, डी से ई ऊर्ध्वाधर, फिर ई से एफ क्षैतिज और एफ से बी तक फिर ऊर्ध्वाधर विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी विधि में क्या आप देख रहे हो, आप मान लो किसी वस्तु को ए से सी तक ऊर्ध्वाधर दिशा में, ए से सी तक ऊर्ध्वाधर, फिर क्षैतिज, फिर ऊर्ध्वाधर, फिर क्षैतिज, फिर ऊर्ध्वाधर, क्या लिखोगे, दूसरी विधि में किसी वस्तु को ए से सी तक ऊर्ध्वाधर दिशा में, सी से डी तक क्षैतिज दिशा में, डी से ई तक ऊर्ध्वाधर दिशा में और ई से एफ तक क्षैतिज दिशा में, पुनः एफ से बी तक ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थापित किया गया। द बॉडी इज फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी अलॉन्ग वर्टिकल, सी टू डी अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, डी टू अलॉन्ग वर्टिकल, ई टू एफ अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड फाइनली जी टू बी अलॉन्ग वर्टिकल। तो क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो क्षैतिज दिशा में तो गुरुत्वीय बल काम नहीं करेगी, गुरुत्वीय बल तो हमेशा ऊपर काम करती है ना, तो क्षैतिज बल दिशा में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो क्षैतिज दिशा में जो क्षैतिज है, क्षैतिज कौन सा होगा, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ क्षैतिज है, इस दिशा में बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अतः वर्क डन, क्या लिखोगे, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन will be 0. The total work done in displacing the body along a vertical direction. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो, W इक्वल टू mg AC
प्लस डब्लू डब्लू mg de प्लस mg fb। तो mg निकाल लो तो क्या निकलेगा, AC प्लस DE प्लस BF। ठीक है, और ये टोटल यहाँ से तक ऊंचाई हमने कितना लिया था h, तो ये कितना हो जाएगा mg, और ये टोटल इसकी ऊंचाई कितनी मान लेंगे हम h। क्लियर हुआ, टोटल ऊंचाई कितनी हो गई इसकी h। तो तीसरी वस्तु में देखो एक जिग जैग पथ पर हम लेके जा रहे हैं। तीसरी स्थिति में बनाता हूँ, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, ये संरक्षी बल है, इसका हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तीसरी स्थिति में वस्तु को एक जिग जैग रास्ते में लेकर जाते हैं A से B तक। A होगा B, ठीक है। तीसरी स्थिति में जैसे वस्तु को हम क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े पथ से A से B तक विस्थापित करते हैं। टेढ़े मेढ़े पथ A से B तक विस्थापित किए गए हैं। द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A to B बाय जिग जैग पथ। इस टेढ़े मेढ़े पथ को हम छोटे छोटे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज पथों से मिलकर बना मान सकते हैं। जो टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग पथ है बहुत सारे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पथ से मिलकर बना मान सकते हैं। द जिग जैग पथ में भी क्या कहते हैं, द जिग जैग पथ में भी डिवाइड इनटू स्मॉल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पथ है। तो ये जो जिग जैग पथ है ये क्षैतिज वर्टिकल लाइन से मिलकर बना होता है। ठीक, तो पुनः क्षैतिज पथों में पुनः गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट ए ग्रेविटेशन फॉर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पथ विल बी 0। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर पथों की कुल लंबाई का योग निम्न क्या होगा, मैंने क्षैतिज पथों का योग 0 हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर पथों का योग कितना हो जाएगा, mgh, है ना। इसमें जो होगा क्षैतिज पथ होगा, ये क्या होगा, ये प्लस हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल पथ से मिलकर बना मान सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल का क्या होगा 0 और वर्टिकल का क्या हो जाएगा mgh। ये हुआ हमारा कंजर्वेशन फोर्स। कौन है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर पथों की कुल लंबाइयों का योग कितना हो जाएगा mgh। ठीक है, तो ये हम देखिए आज संरक्षी बल और असंरक्षी बल को हम कल की वीडियो में देखेंगे क्योंकि हमारी अगली क्लास चालू होने वाली है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अब एक नई अगली वीडियो में, अच्छे से शानदार रोचक वीडियो में, जिसमें आपको फिजिक्स से संबंधी सारी जानकारियां हम देते हैं। तो इससे काफ़ी मेहनत लगता है आप लोगों को भी हमको, तो इसमें वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी दोस्त यार हैं उनको शेयर कीजिए और कमेंट में करिए, बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। अच्छी लगेगी इसकी तो मुझे पूर्ण आशा है क्योंकि आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं अब अगले नई वीडियो में। नई वीडियो में क्या पढ़ाएंगे हम, असंरक्षी बल। संरक्षी बल पर फिर से थोड़ा सा लाइट डालेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक, और संरक्षी बल की स्थितिज ऊर्जा को भी हम कल देखेंगे और देखने के बाद हम क्या करेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम और ये सब हम देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।